विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव। आपके अभिभावक ने संभवतः आपको यह चेतावनी दी होगी कि गीले हाथों से किसी भी वैद्युत धात्री को न छुएं। परंतु क्या आप जानते हैं कि गीले हाथों से किसी वैद्युत धात्री को छूना क्यों खतरनाक है? हम पहले ही सीख चुके हैं कि जो पदार्थ अपने से होकर विद्युत धारा को प्रवाहित होने देते हैं वे विद्युत के सुचालक अच्छे चालक होते हैं, क्योंकि विपरीत जो पदार्थ अपने से होकर विद्युत धारा को आसानी से प्रवाहित नहीं होने देते वे विद्युत के हीन चालक होते हैं। क्लास सिक्स में यह जांच करने के लिए कि कोई पदार्थ अपने से विद्युत धारा को प्रवाहित होने देता है या नहीं, हमने एक स्वपरीक्षित टेस्टर बनाया था। क्या आपको याद है कि इसे सुनिश्चित करने के लिए संपरीक्षित ने हमारी किस प्रकार सहायता की थी? हमने यह देखा था कि धातु जैसे तांबा तथा एल्युमिनियम विद्युत का चालन करते हैं, जबकि कुछ पदार्थ जैसे रबड़, ये चित्र में सुचालक दिखाए गए हैं। चित्र में जैसे रबड़, प्लास्टिक तथा लकड़ी विद्युत का चालन नहीं करते। तथापि अभी तक हमने यह संपरीक्षित यानी टेस्टर से केवल उन पदार्थों की जांच की थी जो ठोस अवस्था में थे, लेकिन द्रवों के प्रकरण में क्या होता है? क्या द्रव भी विद्युत चालन करते हैं? आइए ज्ञात करें। पहली तथा बुझो आपको स्मरण कराना चाहते हैं कि हमें प्रयोग करते समय कभी भी मुख्य तारों, मेंस अथवा जनित्र या प्रतिपक इन्वर्टर से विद्युत आपूर्ति नहीं करनी चाहिए। यहाँ सुझाए सभी क्रियाकलापों में केवल विद्युत सेल का ही उपयोग करना चाहिए। क्या द्रव विद्युत चालन करते हैं? यह जांच करने के लिए आप द्रव अपने से होकर विद्युत धारा को प्रवाहित होने देते हैं या नहीं, हम उसकी संपरीक्षण यानी टेस्टर हीन चालक दिखाए गए हैं। सब परीक्षित यानी टेस्टर चित्र में दिखाए गए 14.1 में चित्र 14.1 में प्रयोग कर सकते हैं। तथापि करेंगे संपरीक्षित टेस्टर का उपयोग करने से पहले हम यह भी परीक्षण करेंगे कि वह कार्य कर रहा है अथवा नहीं। क्रियाकलाप 14.1 संपरीक्षित टेस्टर के सिरों को क्षण भर के लिए एक दूसरे से स्पर्श कराइए। ऐसा करते ही टेस्टर संपरीक्षित का परिपथ पूरा हो जाता है और बल्ब दीप्त हो जाना चाहिए। तथापि यदि बल्ब दीप्त नहीं होता तो इसका अर्थ है कि संपरीक्षित टेस्टर कार्य नहीं कर रहा है। क्या आप इसके संभावित कारण बता सकते हैं? क्या यह संभव है कि तारों के हो या बल्ब फ्यूज हो गया हो अथवा आपके सेल बेकार हो गए हों? जांच कीजिए कि सभी संयोजन कसे हुए हैं या नहीं। यदि संयोजन पहले से ही कसे हुए हैं तो बल्ब को बदल दीजिए और अब फिर जांच कीजिए कि संपरीक्षण टेस्टर कार्य कर रहा है या नहीं। यदि यह अब भी तो सेलों को बदल दीजिए। इस प्रकार जब संपरीक्षण टेस्टर भली भांति कार्य करने लगे तो इसका उपयोग विभिन्न द्रवों का परीक्षण करने के लिए कर सकते हैं। चेतावनी, अपने संपरीक्षित यानी टेस्टर की जांच करते समय इसके तारों के स्वतंत्र सिरों को केवल कुछ क्षणों से अधिक स्पर्श न कराएं, अन्यथा बैटरी के सेल अत्यंत शीघ्रता से समाप्त हो जाएगा। क्रियाकलाप 14.2 बेकार फेंकी गई बोतलों के प्लास्टिक या रबड़ के कुछ ढक्कन एकत्र करके उन्हें साफ करिए। एक ढक्कन में एक चाय के चम्मच के बराबर नींबू का रस या सिरका उड़ लिए। अपने संपरीक्षण टेस्टर को इस ढक्कन के समीप लाकर इसके सिरों को नींबू के रस या सिरके में चित्र 14.2 डुबोइए। रखिए कि दोनों सिरे परस्पर 1 सेंटीमीटर से अधिक दूरी पर न हो, लेकिन इसी के साथ साथ वे एक दूसरे को स्पर्श भी न करें। क्या संपरीक्षित का बल्ब दीप्त होता है? क्या नींबू का रस या सिरका विद्युत का चालन करता है? नींबू के रस या सिरके को आप सुचालक या हीन चालक में से किस वर्ग में रखेंगे? चित्र नींबू का रस दिया गया है। नींबू के रस अथवा सिरके में विद्युत चालन का परीक्षण करना। जब संपरीक्षित
टेस्टर के दोनों सिरों के बीच का द्रव अपने से विद्युत धारा को प्रवाहित होने देता है तो संपरीक्षित टेस्टर का परिपथ पूरा हो जाता है। परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तथा बल्ब दीप्त हो जाता है। जब कोई द्रव विद्युत धारा को अपने से प्रवाहित होने नहीं देता तो संपरीक्षित टेस्टर का परिपथ पूरा नहीं होता तथा बल्ब दीप्त नहीं होता। कुछ स्थितियों में द्रव के चालक होने पर भी संभवतः हो सकता है कि बल्ब दीप्त न हो। ऐसी क्रियाकलाप 14.2 में भी हो सकता है। इसका क्या कारण हो सकता है? क्या आपको याद है कि बल्ब से विद्युत धारा प्रवाहित होने पर वह दीप्त क्यों होता है? विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव के कारण बल्ब का तंतु उच्च ताप तक गर्म होकर दीप्त हो जाता है। तथापि यदि परिपथ में विद्युत धारा दुर्बल है तो तंतु पर्याप्त गर्म न हो पाने के कारण दीप्त नहीं हो पाता। अब आप यह जानना चाहेंगे कि किस परिपथ में विद्युत धारा दुर्बल कब होती है। यद्यपि कोई पदार्थ विद्युत का चालन कर सकता है परंतु यह संभव है कि वह धातु की भांति आसानी से विद्युत का चालन न कर पाता हो, जिसके कारण संपरीक्षित टेस्टर का परिपथ तो पूरा हो जाता है लेकिन फिर भी इसमें प्रवाहित विद्युत धारा बल्ब को दीप्त करने के लिए दुर्बल हो सकती है। क्या हम कोई ऐसे अन्य संपरीक्षित यानी टेस्टर बना सकते हैं जो दुर्बल धारा को भी सूचित कर सके? एक अन्य संपरीक्षित टेस्टर बनाने के लिए आप विद्युत धारा के किसी अन्य प्रभाव का उपयोग कर सकते हैं। क्या आपको याद है कि विद्युत धारा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करती है? जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसके पास रखी चुंबकीय सुई पर क्या प्रभाव पड़ता है? विद्युत धारा के बहुत दुर्बल होने पर भी चुंबकीय सुई में विक्षेप देखा जा सकता है। क्या हम विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का उपयोग करके कोई संपरीक्षित बना सकते हैं, टेस्टर बना सकते हैं? आइए क्रियाकलाप 14.3 द्वारा पता लगाएं। आप चित्र 14.2 में संपरीक्षित टेस्टर में विद्युत बल्ब के स्थान पर एलईडी प्रकाश उत्सर्जक डायोड एलईडी 14.3 चित्र में दिखाए गए का उपयोग कर सकते हैं। एलईडी दुर्बल विद्युत धारा प्रवाहित होने पर भी दीप्त होता है। एलईडी के साथ दो तार जुड़े होते हैं, इन तारों को लीड्स कहते हैं। एक तार दूसरे की अपेक्षा थोड़ा लंबा होता है। याद रखिए कि एलईडी को किसी परिपथ में जोड़ते समय इसके लंबे तार को सदैव बैटरी के धन टर्मिनल से तथा छोटे तार को बैटरी के ऋण टर्मिनल से जोड़ते हैं। एलईडी चित्र 14.3 में दिखाई गई है। क्रियाकलाप 14.3 माचिस की खाली डिबिया से ट्रे निकालिए। ट्रे पर चित्र में दर्शाए अनुसार एक विद्युत तार के कुछ फेरे लपेटिए। ट्रे के भीतर एक छोटी चुंबकीय सुई रखिए। अब तार के एक स्वतंत्र सिरे को बैटरी के एक टर्मिनल से जोड़िए। तार के दूसरे सिरे को स्वतंत्र छोड़ दीजिए। तार का एक दूसरा टुकड़ा लेकर बैटरी के दूसरे टर्मिनल से जोड़िए। चित्र 14.4 में दिखाया गया है। एक अन्य संपरीक्षक टेस्टर चित्र 14.4 दोनों तारों के स्वतंत्र सिरों को क्षण मात्र के लिए एक दूसरे से स्पर्श कराइए। चुंबकीय सुई को तुरंत विक्षेप दिखाना चाहिए। आपका तार के दोनों स्वतंत्र सिरों वाली संपरीक्षक टेस्टर तैयार है। अब इस संपरीक्षक यानी टेस्टर का उपयोग करके क्रियाकलाप 14.2 को दोहराइए। क्या संपरीक्षित के स्वतंत्र सिरों को नींबू के रस में डुबोते ही आपको चुंबकीय सुई में विक्षेप दिखाई देता है? संपरीक्षित या टेस्टर के सिरों को नींबू के रस से बाहर निकालिए, उन्हें पानी में डुबोइए और पोंछकर सुखाइए। इस क्रियाकलाप को अन्य द्रवों जैसे टोटी का पानी, वनस्पति तेल, दूध, शहद आदि के साथ दोहराइए। प्रत्येक द्रव का परीक्षण करने के पश्चात टेस्टर के सिरों को जल से धोकर तथा पोंछकर सुखाना अवश्य याद रखिए। प्रत्येक स्थिति में देखिए कि चुंबकीय सुई विक्षेप दर्शाती है अथवा नहीं। अपने परीक्षण को सारणी 14.1 में अंकित कीजिए। सारणी 14.1 सुचालकहीन चालक द्रव पदार्थ का नाम, क्रम संख्या पदार्थ का नाम, चुंबकीय सुई विक्षेप दर्शाती है हाँ या नहीं। सुचालकहीन चालक नींबू का रस हाँ अच्छा चालक है। सिरका, टोटी का पानी, वनस्पति तेल, दूध, शहद। सारणी 14.4 से हम देखते हैं कि कुछ द्रव हैं तथा कुछ हीन चालक हैं। जब टेस्टर
के स्वतंत्र सिरे एक दूसरे को नहीं छूते हैं तो संभव है कि उनके बीच में वायु हो। पहेली को ज्ञात है कि वायु विद्युत की हीन चालक है, परंतु उसने यह भी पढ़ा है कि तड़ित के समय वायु से विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है। वह यह जानना चाहती है कि क्या हर अवस्था में वायु विद्युत की हीन चालक होती है। इसी से प्रेरित होकर बुझो भी यह जानना चाहता है कि क्या हीन चालकों की श्रेणी में रखें अन्य पदार्थ भी विशेष परिस्थितियों में अपने में से विद्युत को प्रवाहित होने देते हैं। वास्तव में विशेष परिस्थितियों में अधिकांश पदार्थ विद्युत धारा का चालन कर सकते हैं। यही कारण है कि पदार्थों को चालकों तथा विद्युत रोधी के रूप में वर्गीकृत करने की अपेक्षा अच्छे चालकों, सुचालक तथा हीन चालकों के रूप में वर्गीकृत करने की अधिक मान्यता दी जाती है। हमने टोटी के पानी द्वारा विद्युत चालन का परीक्षण किया। आइए अब आसुत जल द्वारा विद्युत चालन का परीक्षण करते हैं। क्रियाकलाप 14.4 एक स्वच्छ तथा सूखे प्लास्टिक या रबड़ के ढक्कन में लगभग 2 चाय के चम्मच के बराबर आसुत जल भरिए। आप आसुत जल को अपने विद्यालय की प्रयोगशाला से प्राप्त कर सकते हैं। आप किसी दवाई की दुकान या डॉक्टर या नर्स से भी आसुत जल ले सकते हैं। संपरीक्षित यानी टेस्टर का उपयोग करके परीक्षण कीजिए कि आसुत जल विद्युत चालन करता है अथवा नहीं। आप क्या पाते हैं? क्या आसुत जल विद्युत चालन करता है? अब एक चुटकी साधारण नमक लेकर इसे आसुत जल में घोलिए, फिर परीक्षण कीजिए। इस बार आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं? जब हम आसुत जल में नमक घोलते हैं तो हमें नमक का घोल प्राप्त होता है। यह विद्युत का अच्छा चालक है। जो जल हमें नलों, हैंडपंपों, कुओं, तालों आदि से प्राप्त होता है वह शुद्ध नहीं होता। इसमें अनेक लवण होते हैं, घुले हो सकते हैं। खनिज लवणों की थोड़ी मात्रा इसमें प्राकृतिक रूप से विद्यमान होती है, इसलिए यह जल विद्युत का सुचालक होता है। इसके विपरीत आसुत जल लवणों से मुक्त होने के कारण हीन चालक होता है। जल में थोड़ी मात्रा में प्राकृतिक रूप से विद्यमान खनिज लवण मानव स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होते हैं, परंतु ये लवण जल को चालक बना देते हैं। इसीलिए हमें विद्युत साधित्र का उपयोग कभी भी गीले हाथों से अथवा गीले फर्श पर खड़े होकर नहीं करना चाहिए। हमने देखा कि जब साधारण लवण को आसुत जल में घोला जाता है तो यह उसे अच्छे चालक बना देता है। वे कौन से अन्य पदार्थ हैं जो आसुत जल में घोलने पर इसे चालक बना देते हैं? आइए पता लगाएं। चेतावनी: अगले क्रियाकलाप को केवल अपने अध्यापक, माता पिता या अभिभावक अथवा किसी वयस्क व्यक्ति की देख रेख में करिए, क्योंकि इसमें अम्ल का प्रयोग सम्मिलित है। क्रियाकलाप 14.5 बोतलों के प्लास्टिक या रबड़ के 3 स्वच्छ ढक्कन लीजिए। प्रत्येक में लगभग 2 चाय के चम्मच के बराबर आसुत जल भरिए। ढक्कन के आसुत जल में कुछ बूंदे नींबू के रस या तन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को मिलाइए। अब दूसरे ढक्कन के आसुत जल में कास्टिक सोडा या पोटेशियम आयोडाइड जैसे क्षारक की कुछ बूंदें मिलाइए। तीसरे ढक्कन के आसुत जल में थोड़ी सी चीनी डालकर घोलिए। परीक्षण कीजिए इन विलयनों में से कौन सा विलयन विद्युत का चालन करता है और कौन सा नहीं। आपको क्या परिणाम प्राप्त होते हैं? विद्युत चालन करने वाले अधिकांश द्रव अम्लों, क्षारकों तथा लवणों के विलयन होते हैं। जबकि विद्युत धारा किसी चालक विलयन से प्रवाहित होती है तो क्या वह उस विलयन में कोई प्रभाव उत्पन्न करती है? विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव। क्लास 7th में हमने विद्युत धारा के कुछ प्रभावों के बारे में सीखा था। क्या आप इन प्रभावों की सूची बना सकते हैं? जब विद्युत धारा किसी चालक विलयन से प्रवाहित होती है तो यह क्या प्रभाव उत्पन्न करती है? आइए पता लगाएं। क्रियाकलाप 14.6 2 बेकार सेलों से सावधानीपूर्वक कार्बन की छड़ें निकालिए। उनकी धातु की टोपियों को रेगमाल से साफ करके इन पर तांबे के तार लपेटिए और उन्हें एक बैटरी से जोड़िए। चित्र 14.5 इन 2 छड़ों को हम इलेक्ट्रोड कहते हैं। कार्बन की छड़ों ये देखा गया है। कार्बन की छड़ धातु की टोपी, कार्बन की छड़ जल से विद्युत धारा प्रवाहित करना चित्र 14.5 में दिखाया गया है।
स्थान पर आप लगभग 6 सेंटीमीटर लंबी लोहे की कीलें भी ले सकते हैं। किसी कांच के गिलास या प्लास्टिक के कटोरों में एक प्याला जल भरिए। जल को और अधिक चालक बनाने के लिए इसमें एक छोटा चम्मच भरकर साधारण नमक या नींबू के रस की कुछ बूंदें मिलाइए। अब इस विलयन में इलेक्ट्रोड को डुबोइए। यह सुनिश्चित कीजिए कि कार्बन की छड़ों की धातु की टोपियां जल से बाहर 3 से 4 मिनट तक प्रतीक्षा कीजिए। इलेक्ट्रोड को ध्यानपूर्वक देखिए। क्या आप इलेक्ट्रोडों के समीप किसी गैस के बुलबुले देख पाते हैं? क्या हम विलयन में हो रहे परिवर्तनों को रासायनिक परिवर्तन कह सकते हैं? क्लास 7th में पढ़ी गई रासायनिक परिवर्तनों की परिभाषा का स्मरण कीजिए। सन 1800 में एक ब्रिटिश रसायनज्ञ विलियम निकलसन 1753 से 1815 ने यह दर्शाया कि यदि इलेक्ट्रोड जल में डूबे हों तथा उनके द्वारा विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन के बुलबुले उत्पन्न होते हैं। ऑक्सीजन के बुलबुले बैटरी के धन टर्मिनल से जुड़े इलेक्ट्रोड पर तथा हाइड्रोजन के बुलबुले दूसरे इलेक्ट्रोड पर बनते हैं। यदि किसी चालक विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित होने पर रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। इलेक्ट्रोड पर गैस के बुलबुले बन सकते हैं। इलेक्ट्रोडों पर धातु के निक्षेप देखे जा सकते हैं। विलयनों के रंग में परिवर्तन हो सकते हैं। यह रासायनिक अभिक्रिया उपयोग किए जाने वाले विलयन तथा इलेक्ट्रोडों पर निर्भर करती है। ये विद्युत धारा के कुछ रासायनिक प्रभाव हैं। बुझो ने यह परीक्षण करने का निश्चय किया कि क्या कुछ फल एवं वनस्पतियां भी विद्युत चालन करती हैं या नहीं। उसने एक आलू को 2 बराबर भागों में काटा तथा संपरीक्षित यानी टेस्टर के तांबे के तारों को इससे निर्दिष्ट कर दिया। तभी उसकी मां ने उसे बुला लिया और वह आलू में निर्विष्ट किए गए संपरीक्षित टेस्टर के तारों को बाहर निकालना भूल गया। लगभग आधे घंटे के पश्चात जब वह वापस आया तो उसने देखा कि आलू में एक तार के चारों ओर नीला हरा सा धब्बा बन गया है, जबकि दूसरे तार के चारों ओर ऐसा कोई धब्बा नहीं है। चित्र 14.6 में दिखाया गया है। ये नीला हरा धब्बा आलू की चालकता का परीक्षण करना। उसे इस परीक्षण पर बड़ा आश्चर्य हुआ और उसने पहेली के साथ इस क्रियाकलाप को कई बार दोहराया। उन्होंने पाया कि हर बार धन टर्मिनल से संयोजित तार के चारों ओर ही नीला हरा धब्बा बनता है। उन्होंने अनुभव किया कि यह खोज अत्यंत लाभप्रद है, क्योंकि इसका उपयोग किसी बॉक्स में छिपी बैटरी या सेल के धन टर्मिनल की पहचान करने के लिए किया जा सकता है। उन्होंने अपनी इस खोज को बच्चों की एक पत्रिका में छपवाने का निश्चय किया। याद रखिए कि बुझो ने इस परीक्षण से प्रारंभ किया था कि आलू विद्युत चालन करता है या नहीं। उसने पाया कि विद्युत धारा आलू में एक रासायनिक प्रभाव उत्पन्न करता है। उसके लिए यह अत्यंत उत्तेजक खोज थी। वास्तव में विज्ञान में कभी कभी ऐसे भी होता है कि आप खोजें किसी चीज को रहे होते हैं और आप कुछ अन्य खोज कर लेते हैं। अनेक महत्वपूर्ण खोज इसी प्रकार से हुई। विद्युत लेपन। स्मरण कीजिए कि बिल्कुल नई साइकिल का हैंडल तथा पट्टियों के रिम कितने चमकदार होते हैं, तथापि यदि दुर्घटनावश इनमें खरोंच पड़ जाए तो चमकदार परत उतर जाती है और उसके नीचे की सतह इतनी चमकदार नहीं होती। आपने कुछ महिलाओं को ऐसे आभूषण पहने हुए भी देखा होगा में सोने के प्रतीत होती हैं, तथापि लगातार उपयोग से इनकी सोने की परत उतर जाती है और नीचे की चांदी या किसी अन्य धातुओं की सतह दिखाई देने लगती है। इन दोनों ही परिस्थितियों में एक धातु के ऊपर दूसरी धातु की परत चढ़ जाती है। क्या आप जानते हैं कि एक धातु की सतह के ऊपर दूसरी धातु की परत किस प्रकार निक्षेपित कर दी जाती है? आइए इसे स्वयं करके देखें। क्रियाकलाप 14.7। इस क्रियाकलाप के लिए हमें कॉपर सल्फेट तथा लगभग 10 सेंटीमीटर × 4 सेंटीमीटर साइज की तांबे की 2 प्लेटें चाहिए। किसी स्वच्छ तथा सूखे बीकर में 250 ml आंसू जल लीजिए। इसमें चाय की 2 चम्मच भरकर कॉपर सल्फेट घोलिए। अधिक चालक बनाने के लिए कॉपर सल्फेट विलयन में कुछ बूंदें तन सल्फ्यूरिक अम्ल की डालिए। तांबे
की प्लेटों को रेगमाल से साफ कीजिए, इन्हें पानी में धोकर सुखाइए। तांबे की प्लेटों को एक बैटरी के टर्मिनल से संयोजित कीजिए और उन्हें कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोइए। चित्र 14.7 में दिखाया गया है। तांबे की प्लेट दोनों अलग अलग हैं। कॉपर सल्फेट का विलयन। विद्युत लेपन दर्शाता सरल परिपथ में लगभग 15 मिनट तक विद्युत धारा प्रवाहित होने दीजिए। अब विलयन में से इलेक्ट्रोड को हटाइए तथा उन्हें ध्यानपूर्वक देखिए। क्या उनमें से किसी एक में कुछ अंतर पाते हैं? क्या आप इस पर कोई परत चढ़ी देखते हैं? इस परत का रंग कैसा है? बैटरी के उस टर्मिनल को नोट कीजिए जिससे ये इलेक्ट्रोड संयोजित है। विद्युत लेपन की क्रियाकलाप को करने के पश्चात पहेली ने इलेक्ट्रोडों को आपस में बदलकर क्रियाकलाप को दोहराया। आपके विचार से इस बार वह क्या परीक्षण करेगी? जब कॉपर सल्फेट विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो कॉपर सल्फेट कॉपर तथा सल्फेट में वियोजित हो जाता है। स्वतंत्र कॉपर तांबे बैटरी के ऋण टर्मिनल से संयोजित इलेक्ट्रोड की ओर आकर्षित होता है तथा उस पर निक्षेपित हो जाता है। लेकिन विलयन से कॉपर के क्षय की पूर्ति कैसे होती है? दूसरे इलेक्ट्रोडों से जो तांबे की प्लेटों से बनी है, समान मात्रा का कॉपर विलयन में घुल जाता है। इस प्रकार विलयन से जो कॉपर कम हुआ वह विलयन में पुनः स्थापित हो जाता है और यह प्रक्रिया चलती रहती है। इसका अर्थ हुआ कि विद्युत लेपन प्रक्रिया में एक इलेक्ट्रोड से कॉपर दूसरे इलेक्ट्रोडों को स्थानांतरित होता जाता है। बुझो को तांबे की केवल एक प्लेट ही मिल पाई, इसलिए उसने क्रियाकलाप 14.7 को तांबे की प्लेट के स्थान पर कार्बन की छड़ को बैटरी के ऋण टर्मिनल से संयोजित करके किया। उसे कार्बन की छड़ पर तांबे की परत चढ़ाने में सफलता प्राप्त हुई। विद्युत लेपन द्वारा किसी पदार्थ पर किसी वांछित धातु की परत निक्षेपित करने की प्रक्रिया को विद्युत लेपन कहते हैं। यह विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव का एक सर्वाधिक सामान्य उपयोग है। विद्युत लेपन अत्यंत उपयोगी प्रक्रम है। उद्योगों में धातु की वस्तुओं पर किसी दूसरी धातु की परत विलोपित करने के लिए इसका व्यापक रूप में उपयोग किया जाता है। चित्र 14.8 विलेपित किए जाने वाली धातु की परत में कुछ ऐसे वांछनीय गुण होते हैं जो उस वस्तु की धातु में नहीं होते जिस पर निक्षेपण किया जाता है। उदाहरण के लिए अनेक वस्तुएं जैसे कार के कुछ भागों, स्नानगृह की टोटी, गैस बर्नर, साइकिल का हैंडल, पहियों के रिम आदि पर क्रोमियम का लेपन किया जाता है। क्रोमियम चमकदार दिखाई देता है, यह संक्षारित नहीं होता, यह खरोंच का प्रतिरोध करता है। तथा क्रोमियम महंगा है तथा इसकी पूरी वस्तु को क्रोमियम से बनाना आर्थिक दृष्टि से व्यवहारिक नहीं होता। इसीलिए वस्तु को किसी सस्ती धातु से बनाया जाता है और इस पर केवल क्रोमियम की परत ही निक्षेपित कर दी जाती है। आभूषण बनाने वाले सस्ती धातुओं पर चांदी तथा सोने की विद्युत लेपन करते हैं। ये आभूषण देखने में चांदी की तरह लगते हैं। ये लेपन किए हुए क्रोमियम के अधिकांश कुछ विद्युत लेपित वस्तुएं या सोने के प्रतीत होते हैं, लेकिन वास्तव में अपेक्षाकृत बहुत सस्ते होते हैं। खाद्य पदार्थों के भंडारण के लिए उपयोग किए जाने वाले टीन के डिब्बों में लोहे के ऊपरी टीन पर विद्युत लेपन किया जाता है। टीन लोहे से कम क्रियाशील होता है। इसी प्रकार खाद्य पदार्थ लोहे के संपर्क में नहीं आते और खराब होने से बच जाते हैं। पुल तथा स्वचालित वाहनों को प्रबल बनाने के लिए लोहे का उपयोग किया जाता है, तथापि लोहे में संक्षारित होने तथा जंग लगने की प्रवृत्ति होती है, अतः इसे संक्षारण तथा जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर जिंक की परत निक्षेपित कर दी जाती है। विद्युत लेपन कारखानों में उपयोग किए जा चुके विलयनों का निपटारा किया जाना भी एक मुख्य समस्या है। यह एक प्रदूषणकारी अपशिष्ट है तथा पर्यावरण संरक्षण के लिए इस प्रकार के प्रदूषक के निपटारे के लिए विशिष्ट दिशा निर्देश दिए गए हैं। प्रमुख शब्द इलेक्ट्रोड, विद्युत लेपन सुचालक, एलईडी, हिंज चालक। आपने क्या सीखा? कुछ द्रव विद्युत के सुचालक तथा कुछ हिंज चालक होते हैं। विद्युत चालन
करने वाले अधिकांश द्रव अम्लों, क्षारों तथा लवणों के विलयन होते हैं। किसी चालक द्रव में विद्युत धारा प्रवाहित होने पर रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। इसे विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव कहते हैं। विद्युत धारा द्वारा किसी पदार्थ में वांछित धातु की परत निक्षेपित करने की प्रक्रिया को विद्युत लेपन कहते हैं। अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं, काफी अभ्यास प्रश्न हैं ये विद्युत के अभ्यास प्रश्न। विस्तारित अधिगम्य क्रियाकलाप एवं परियोजनाएं। विभिन्न फलों तथा सब्जियों से होकर विद्युत चालन का परीक्षण कीजिए। अपने परिणाम को सारणीबद्ध करके प्रदर्शित कीजिए। क्रियाकलाप 14.7 को बैटरी के ऋण टर्मिनल से तांबे की प्लेट के स्थान पर जिंक की प्लेट संयोजित करके दोहराइए। अब जिंक की प्लेट के स्थान पर कोई अन्य धात्विक वस्तु लीजिए तथा क्रियाकलाप को पुनः दोहराइए। अपनी उपलब्धियों को अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए। ज्ञात कीजिए कि क्या आपके शहर में कोई विद्युत लेपन की व्यापारिक इकाई है, वहां पर किन वस्तुओं का तथा किस प्रकार प्रयोजन से विद्युत लेपन किया जाता है। व्यापारिक इकाइयों में विद्युत लेपन की प्रक्रिया हमारी क्रियाकलाप 14.7 में किए गए विद्युत लेपन से अत्यंत जटिल है। ज्ञात कीजिए कि प्रयोग में आ चुके अपशिष्ट रसायनों का वे किस प्रकार निपटान करते हैं। मान लीजिए कि आप एक उद्योग उपक्रमी हैं तथा आपको एक छोटी विद्युत लेपन की इकाई स्थापित करने के लिए बैंक से ऋण दिया गया है। आप किन वस्तुओं का तथा किस प्रयोजन से विद्युत लेपन करना चाहेंगे। क्रोमियम विद्युत लेपन से संबंधित स्वास्थ्य चिंताओं का पता लगाइए। इनको हल करने के लिए क्या प्रयत्न किए जा रहे हैं। आप अपने लिए एक रोचक पेन बना सकते हैं। धातु की एक चालक प्लेट लीजिए और इस पर पोटेशियम आयोडाइड तथा स्टार्च का गीला पेस्ट फैलाइए। चित्र 14.11 में दर्शाए अनुसार प्लेट को एक बैटरी से संयोजित कीजिए। अब तार के स्वतंत्र सिरे का उपयोग करते हुए पेस्ट पर कुछ अक्षर लिखिए। आप क्या देखते हैं, ये पेस्ट चित्र 14.11 में दिखाया गया है। इस विषय पर और अधिक जानकारी के लिए निम्न वेबसाइट इलेक्ट्रॉनिक्स हाउ स्टॉप्स वर्क LED HTM पर जा सकते हैं। क्या आप जानते हैं LED प्रकाश उत्सर्जक डायोड अनेक रंगों जैसे लाल, पीले, हरे, नीले, सफेद में उपलब्ध है तथा अनेक अनुप्रयोगों में इनका उपयोग बढ़ता जा रहा है। जैसे ट्रैफिक सिग्नल लाइट में प्रकाश के लिए LED का प्रयोग बढ़ता जा रहा है। श्वेत LED का एक गुच्छा एक साथ लगाने पर LED का एक प्रकाश स्रोत बनता है। LED प्रकाश स्रोत ऊर्जा की कम खपत करते हैं। ये प्रकाश बल्ब तथा प्रतिदीप्त नालिकाओं ट्यूबलाइट से अधिक अवधि तक कार्य करते हैं, इसीलिए ये धीरे धीरे पसंदीदा प्रकाश स्रोत बन रहे हैं।